अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। वेलकम टू आवर वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। और इस सीरीज में हमने बेसिकली दुनिया की हिस्ट्री को डिस्कस करना है और हमारा थीम ये होगा कि हमने वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट रियासतें हैं, इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो इन आवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, बट इट विल बी अ क्विक रिव्यू। एक क्विक रिव्यू लेंगे 5 मिनट का अमेरिका की हिस्ट्री का। अमेरिका की हिस्ट्री की बात करें, जो इंडिजिनस लोग थे, दे वर लिविंग ऑन द लैंड ऑफ अमेरिका फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बट इवेंचुअली यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का इरादा शुरू होता है। कॉलोनाइजेशन जो थी वो इस वजह से किया जाता था, कॉलोनाइज किसी और रियासत को, पर्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये कॉलोनाइज किया करती थी दुनिया को जाके। बड़े सगीर में भी अंग्रेज आए, इसी तरीके से इन्होंने अमेरिका को जाकर भी कॉलोनाइज किया। रीजन ये थी क्योंकि जाहिर है वेल्थ के लिए जाते थे, अल्टरनेटिव जो रूट्स होते थे उनको ढूंढने के लिए जाते थे, कॉलोनाइज किया करते थे। और तीसरा यहाँ पर मेन पॉइंट जो था वो ये था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, यानी कि क्रिश्चियनिटी को, अपने मजहब को प्रमोट करने के लिए ये बाकी लैंड्स को जाके, दूसरी रियासतों को जाके, दूसरे कॉन्टिनेंट्स को जाके कॉलोनाइज किया करते थे। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया। 13 कॉलोनीज बनती हैं वहां पे और वहां पर रूल करते हैं ब्रिटिशर्स काफी टाइम के लिए। बट इवेंचुअली 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होती है ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि लोग जो है रिवोल्ट कर रहे थे। कुछ ऐसे एक्ट्स पास किए गए जो कि जिसके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी वहां के अमेरिका के लोगों की। सो अमेरिका के लोगों ने रिवोल्ट किया, उन 13 कॉलोनीज ने रिवोल्ट किया और नतीजतन 1781 से 1783 तक जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलती है, उसको आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हो, साथ में उसको आप रेवोल्यूशनरी वॉर भी कह सकते हो। बट इन 1787 वो फिर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो जीत ली जाती है। उसके बाद से 1787 में एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाता है अमेरिका का, जिसके तहत ये जो कॉलोनीज थी ये इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। और यहां से अमेरिका का सफर शुरू होता है। अमेरिका उस टाइम तक वो सुपर पावर नहीं था जिसको आप सुपर पावर कंसीडर कर रहे हैं आजकल। उस टाइम 19th सेंचुरी में फिर एक्सपेंशन होती है। अमेरिका अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करता है मजीद, जिसमें लुजियाना जो टेरिटरी थी वो परचेज की जाती है। 1803 में लुजियाना की टेरिटरी परचेज की जाती है और उसके बाद यूएस की जो टेरिटरी थी वो डबल हो जाती है, यानी कि यहां पर एक्सपेंशन हो रही है। फिर उसके बाद मैनिफेस्ट डेस्टिनी के तहत जो है इस आइडियोलॉजी को मजीद प्रमोट करते हुए एक वेस्टवर्ड एक्सपेंशन होती है अमेरिका की। उसके बाद 1861 से 1865 तक एक सिविल वॉर होती है जिसमें अमेरिका जो है डिवाइड हो जाता है, कुछ कॉलोनी सेपरेट हो जाती हैं। और उस टाइम अब्राहम लिंकन जो है लीड कर रहे थे अमेरिका को। और फिर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी होती है। वो सिविल वॉर होती भी इसी वजह से है क्योंकि एक तरफ स्लेव्स होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि स्लेवरी खत्म ना हो, कुछ लोग ऐसे जो चाह रहे होते हैं कि स्लेवरी खत्म हो जाए। फिर इवेंचुअली स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है। 13th अमेंडमेंट जो है वो पास की जाती है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी के साथ साथ फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड शुरू होता है। अब यहां पर अमेरिका में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू राइज टू पावर, यानी कि अब अमेरिका जो है वो पावरफुल हो जाएगा इसके बाद से, क्योंकि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के इरा में एक तो मैसिव इमिग्रेशन होती है, इसी के साथ साथ अर्बन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, इकोनॉमिक पावर जो है वो थोड़ी सी मैसिव हो रही होती है अमेरिका की, और ग्लोबल अफेयर्स में अमेरिका का जो रोल है वो बढ़ रहा होता है। क्योंकि जाहिर है ना कि अगर आपकी रियासत अभी तक स्टेबल ही नहीं है, आपकी रियासत में इकोनॉमिक इश्यूज मौजूद हैं, आपकी रियासत में सिविल वॉर मौजूद है, आपकी रियासत में पॉलिटिकल अनरेस्ट मौजूद है, आपकी रियासत में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं, एथनिक डिवीजन्स मौजूद हैं, तो कम चांसेस हैं आपके कि आप ग्लोबल अफेयर्स में रोल प्ले कर सकोगे, क्योंकि आप तो अपने ही मसाइल में फंसे हुए हो ना। सो अमेरिका भी अपने ही मसाइल में फंसा हुआ था। बट इवेंचुअली इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद अमेरिका वर्ल्ड अफेयर्स में रोल प्ले करना शुरू कर देता है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स का इरा आता है जिसमें डायरेक्ट आपको रोल दिखाई देता है अमेरिका का। 1914 से 1945 तक, जिसको हम इंटर वॉर पीरियड भी कहते हैं,
और इसी दौरान क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स हुई, अच्छा जो इंटर वॉर पीरियड है वो ऐसा नहीं कि 1914 से 1945 वाला था, यहां पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि जो इंटर वॉर पीरियड था वो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान वाला पीरियड था। 1917 में पहली हम एंगेजमेंट देखते हैं, अमेरिका की डायरेक्ट एंगेजमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका जो है पार्टिसिपेट करता है और इमर्ज करता है एज अ ग्लोबल लीडर। और जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है उसमें बहुत सारे आइडियाज भी दिए जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, जैसे कि लीग ऑफ नेशन, बाद में जो आप अक़वाम मुत्तहिदा कहते हो, इससे पहले भी एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी लीग ऑफ नेशन, वो भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने सजेस्ट की। सो यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका का रोल इन द ग्लोबल अफेयर्स वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। फिर ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 का, और वो इवेंचुअली उससे जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो कोलैप्स की तरफ चली जाती है। फिर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड होने वाली होती है उस टाइम एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो अमेरिका की तरफ से बनाया जाता है और फिर वो गिराया भी जाता है हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। उसके बाद सिविल राइट्स मूवमेंट दोबारा से शुरू हो जाती है। 1947 से 1991 तक सिविल राइट्स मूवमेंट चलती हैं, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि रेशियल सेग्रीगेशन एंड की जाए, क्योंकि ब्लैक के राइट्स कुछ और थे और जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट थे उनको जो है आप ये कह लो जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स होते हैं, ये वो हुआ करते थे, जबकि बेचारे जो ब्लैक हैं उनको जो है सेग्रीगेशन का वो शिकार थे। सेग्रीगेशन अपनाई जाती थी अमेरिका में कि ऐसा होता था कि जो अमेरिका जो है वो एज अ सुपर पावर आ जाता है सामने, लेकिन वो सोल सुपर पावर नहीं होता, साथ में यूएसएसआर भी होता है। और फिर वो 1945 से 1991 तक का पीरियड कंटिन्यू रहता है, और उसमें जब 1991 में कोलैप्स होता है तो उसके बाद से अमेरिका सोल सुपर पावर बन जाता है। 1945 से 1991 तक अगर मैं बताऊं तो उस टाइम आइडियोलॉजीज जो थी वो दो डोमिनेंट थी, एक तो अमेरिका की आइडियोलॉजी थी, दूसरी तरफ यूएसएसआर की यानी कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी। सो ये डोमिनेट करती हैं। रिजल्टेंटली अमेरिका जो है ये वॉर जीत जाता है कोल्ड वॉर की। उसके बाद से बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जैसे एंड ऑफ हिस्ट्री एक किताब है फ्रांसिस फुकुयामा की, जिसमें वो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी इज द फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अब मजीद कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे क्योंकि अमेरिका अब लीड करेगा इन सारी चीजों को। और अमेरिका क्योंकि जमहूरियत पसंद रियासत है, इस वजह से जंग नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होगी। लेकिन इवेंचुअली ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये वॉर्स, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन दोबारा से होना शुरू हो जाती हैं। और फिर 21वीं सदी की बात करें तो अमेरिका नए तरह के चैलेंजेस फेस करता है। टेररिज्म के चैलेंजेस, 9/11 का इंसिडेंट होता है जिसमें अलकायदा की तरफ से एक सॉर्ट ऑफ अटैक किया जाता है अमेरिका के ऊपर, और फिर उसके बाद अमेरिका जो है इन्वेड करता है अफगानिस्तान में। और उसके बाद जो है आप ये देखेंगे 2005 में इराक की इन्वेजन की जाती है कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है, न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। इस तरीके से अमेरिका एंगेज होना शुरू हो जाता है। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग जब होता है तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें प्रोटेस्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए। सो अमेरिका उन प्रोटेस्टर्स को बैक करना शुरू कर देता है। सो अमेरिका मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, तुनीजिया में, इजिप्ट में, सीरिया में वो अभी तक इन्वॉल्व है। रिसेंटली उसने सीरिया का जो लीडर है उससे सैंक्शंस हटाई हैं, जबकि उससे पहले उसे वो कहा करते थे कि ये अलकायदा का मेंबर था, अलकायदा के साथ इसके कनेक्शंस थे। सो अभी तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी इंगेज है। अगर रिसेंट बात करें तो अमेरिका आजकल जो मेन चैलेंजेस फेस कर रहा है जाहिर है वो इकोनॉमी का है। ट्रम्प जब से पावर में है वो जो मल्टीलैटरलिज्म के आइडियाज थे उनको उन्होंने जो है अबेंडन कर दिया है, यूनिलैटरलिज्म के साथ जा रहे हैं, और क्लाइमेट एग्रीमेंट्स के ऊपर जो है वो किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे किसी रियासत के साथ। ट्रेड वॉर्स मौजूद हैं। अमेरिका के लिए आजकल जो मेन चैलेंज है जाहिर है वो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट में भी कहा कि एक तो चाइना का चैलेंज उनके लिए मेन है, उसके अलावा ईरान का, रशिया का चैलेंज मौजूद है। सो अमेरिका ने जो इदारे बनाए थे वो भी काफी हद तक इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं। सो ये थी अमेरिका की हिस्ट्री जिसमें मैंने आपको क्विक रिव्यू दिया अमेरिका की हिस्ट्री का।